टॉपर और सिविल एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आगे बढ़ता हूं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का विवरण हम देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, जनजाति शब्द से क्या आपका तात्पर्य हो सकता है? आप किसे कहेंगे जनजाति है ना? तो जनजाति अथवा आदिवासी ऐसे मानव समूह होते हैं जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में रहे हों या जो अब भी राज्य के बाहर हैं तथा जो विकास सोपान में सबसे नीचे निचले पायदान पर होते हैं, उन्हें हम जनजाति या ट्राइब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनजाति को हम ट्राइब भी कहते हैं, है ना? इसमें मैंने क्या क्या बोला है कि ऐसे मानव जाति समूह आदिवासी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे मानव समूह होते हैं जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में होते हैं तथा, या आप एक तरह कहें तो कह सकते हैं, जो अभी राज्य के बाहर हैं, या यहाँ पे आप ऐसे कर लें, एक मिनट, या जो अब भी राज्य के बाहर है तथा जो विकास सोपान में तथा जो विकास सोपान में, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, जो विकास सोपान में सबसे निचले स्तर के होते हैं, निचले पायदान पर होते हैं, सबसे निचले पायदान पर हैं, उन्हें ही हम जनजाति कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। अच्छा, शब्दकोश के अनुसार हम बात करें, जनजाति एक सामाजिक समूह है। शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जो प्रायः निश्चित भूभाग पर निवास करती है। एक खास उसका स्थान होता है जहां पर वो निवास करती है और जिसकी अपनी एक भाषा होती है, सभ्यता होती है और सामाजिक संगठन भी आप उसमें देख पाते हैं। चलिए, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा वाइप कर रहा हूँ और उसमें लिखूंगा कुछ चीजें, ऐड ऑन कर लीजिएगा उसको भी आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बारे में हर चीज जाने, तो प्री से लेके आपका मेंस तक जो है हर चीजें आपके लिए क्लियर रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जो प्रायः क्या करती है, निश्चित भूभाग पर निवास करती है ना? मतलब कहेंगे आप, एक मिनट, निश्चित भूभाग पर निवास करती है ना? और क्या है, जिसकी अपनी भाषा, जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तथा सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन होता है या पाया जाता है ना? तो हम क्या बात कर रहे थे, शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जो प्रायः निश्चित भूभाग, है ना, जो प्रायः निश्चित भूभाग पर निवास करती है, जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता और सामाजिक संगठन होता है। चलिए, जनजाति को आदिवासी के रूप में भी जाना जाता है। जनजाति को ट्राइब कहते हैं, ट्राइब को कह सकते हैं आप आदिवासी, है ना? आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना हुआ है। मैं बात करना चाहूंगा, एक मिनट, साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर इसको लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। तो जनजाति को आदिवासी के रूप में जाना जाता है, मैंने आपको बताया है यहाँ पर। और आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका हो जाता है आदि और दूसरा हो जाता है आपका वासी। इन दोनों के जुड़ने से क्या बना है आपका आदिवासी। तो जिसका
अर्थ जो होता है, आदि मतलब होता है आपका, मान लीजिए मूल हो जाता है ना, मूल। और वासी मतलब क्या होता है, निवासी। तो जो लोग मूल निवासी हैं वही आदिवासी कहलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। और आगे अपन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का प्रतिनिधित्व करती हुई भी आप देख पाते हैं, है ना। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) में सूचीबद्ध आदिम जातियां अनुसूचित जनजाति कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे पॉलिटी का हो या आप एमपी से जोड़ के देखें, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) में सूचीबद्ध आदिम जातियां अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाती है। अब और आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासियों को अत्विका और वनवासी भी कहा गया है। कहाँ कैसे कहा गया है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासियों को अत्विका और वनवासी भी कहा गया है, क्योंकि क्या ये वन में रहते हैं, है ना। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल्कुल विकास सोपान में सबसे निचले पायदान पर रहते हैं, तो थोड़ा सा वो कहना चाहिए कि अपने को प्रकृति के ज्यादा पास और विकास से कोसों दूर रहते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो वो अपने मूल जो उनका कहना चाहिए कि परंपरागत रूप से जो उनका मूल रहा है उससे काफी आज भी वो मेल खाते हैं। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को क्या कहा था? गिरिजन, पहाड़ पर रहने वाले लोग कहकर पुकारा था। क्या कहा था? गिरिजन। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने इन्हें आदिवासियों को गिरिजन कहा था। इसका अर्थ होता है पहाड़ पर रहने वाले लोग, रहने वाले लोग। आप सभी जो मैं आपको बता रहा हूं जरूर लिखते जाइएगा। ये किसने कहा था? इसने कहा था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीएस गोविंद सदाशिव घुरिये ने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा था, है ना। और डॉक्टर दास और जो अगले अगले जो है डॉक्टर दास ने इन्हें विलीन मानवता कहा है, समग्र ह्यूमैनिटी कहा है। इसी तरह ग्रियर्सन ने पहाड़ी जनजाति भी इन्हें कहा है। इनके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो महानुभाव हैं, क्या कहते हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने इनको क्या क्या कहा है, तो उस बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। साथियों आपने सब लिख लिया होगा, अपन इसको वाइप कर लेते हैं। तो अपन क्या बात कर रहे थे साथियों? जी एस गोविंद, जी एस गोविंद महोदय हैं, है ना। जी एस गोविंद महोदय, इन्हें हम गोविंद सदाशिव के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या कहा है? आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ध्यान दीजिएगा, पिछड़े हिंदू कहा है। किसने कहा है? जी एस गोविंद ने क्या कहा है? आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है। फिर अगर हम बात करें तो डॉक्टर दास ने इन्हें विलीन मानवता कहा है। आदिवासी को क्या कहा है? आदिवासी को विलीन मानवता कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर दास ने आदिवासी को विलीन मानवता कहा है। विलीन से मतलब आपका क्या है? आप ये समझिए, सबमर्ज्ड ह्यूमैनिटी। इन दोनों अर्थों को आप जानिए कि विलीन मानवता को अपन क्या कहते हैं? सबमर्ज्ड ह्यूमैनिटी कहते हैं। अब अपने जो है ग्रियर्सन महोदय बहुत फेमस व्यक्ति हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर। ग्रियर्सन महोदय ने क्या कहा है कि आदिवासी हमारे पहाड़ी जनजाति हैं, पहाड़ी जनजाति है, हिल ट्राइब्स हैं। चलिए और आगे अपन इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ बताया है, सीधे पूछ सकता है इसमें। तो विश्व की सर्वाधिक जनजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं, पहला तो आप ये क्लियर कर लीजिए। उसके बाद भारत में पाई जाती है, मतलब हमारा भारत देश सेकंड नंबर पर जनजातियों में आता है ना।
जबकि भारत में सर्वाधिक जनजातियां जनसंख्या तथा सर्वाधिक जनजातीय प्रकार दोनों ही दृष्टि में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान आता है। एक बात को फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप डिनोट या हाईलाइट कर लें। जनजातीय जनसंख्या हो या जनजातीय प्रकार, दोनों में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम आता है। कैसा मैंने बोला? जन जातीय जनसंख्या तथा जनजातीय जनसंख्या तथा जनजातीय प्रकार, जनजातीय प्रकार, इन दोनों में जो है आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। इस चीज को आप जानते रहिए, पूछा जा सकता है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने ये जनजाति हैं? कोई हमें कमेंट में बताए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 1,53,16,784 ये आपके क्या है? ये इनकी संख्या है जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश की निवास करने वाली जनसंख्या है जनजातियों की कितना है? 1,53,16,784। इसी प्रकार साथियों, अगर हम बात करें यदि भारत के संदर्भ में देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जहां देश में कुल आबादी का 8.6% हिस्सा जनजातियों का रहा है, तो वही मध्य प्रदेश में कुल आबादी में इनका योगदान 21.10% हिस्सा जनजातियों का रहा है। ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं बात करूं, मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहूंगा साथियों, काफी कुछ लिख चुका हूं मैं यहाँ पर, तो आप सबने नोट कर लिया होगा। ये सारे फैक्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आ रहे होंगे तो सीधे आपसे बन जाएंगे। बस बशर्ते ये है कि आप इन्हें राइट डाउन करते चलें, क्योंकि बाद में हो सकता है आपसे ये चीजें भूल जाएं आप। चलिए, तो कुल मिला के ये है कि अपन क्या बात कर रहे थे कि जहाँ देश में देश की कुल आबादी में इनका हिस्सा कितना है? 8.6%। वहीं मध्य प्रदेश में अगर हम देखें इनका कितना हिस्सा है? 21.10% हिस्सा अपना मध्य प्रदेश का है कुल आबादी का, है ना। जबकि देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है? 14.69% हिस्सा निवासरत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना? देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का मध्य प्रदेश में 14.8, सॉरी मैं एक बार गलत थोड़ा सा हो गया मुझसे, 14.69% हिस्सा मध्य प्रदेश में आपका निवासरत है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति जो रह रही हैं उनके बारे में आप एक विवरण जानिए, है ना। तो उसको भी अपन लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो क्लास है आप शुरू करने वाले हैं। अभी तो हमने केवल इसके बारे में एक सामान्य चीजों को जाना जो एग्जाम रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वनडे एग्जाम हो आपका या आपका जैसे आप जानते हैं बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, तो ये सब चीजों को कवर करेगा। ये क्लास में आपकी समझ चीजें हो पाएंगी। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का विवरण, तो अनुसूचित जनजाति शब्द का उल्लेख सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुसूचित जनजाति शब्द का उल्लेख सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। इससे पहले इनका विवरण नहीं मिलता है। बाद में इसे 1950 में भारत के संविधान में लागू शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, पहली बार आपको इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 1935 भारत शासन अधिनियम में। वहीं बाद में इसे 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो शामिल करने का डेट और उल्लेख करने का डेट यहाँ पर आपको चल जाता है पता। आदिवासी शब्द इस क्षेत्र के स्वदेशी लोगों पर भी लागू होता है। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने किया था, जिन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। अमृतलाल विठल दास ठक्कर, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, प्रथम बार किया था। इन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है और आदिवासी का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति
जनजाति आबादी है और यहाँ पर 46 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं और 3 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं। और आगे अपन बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। हम मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसांख्यिकीय विशेषताओं, क्षेत्रीय वितरण, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जैसे आपका भील हो जाता है, गोंड, कोल, बैगा, भारिया, सहरिया आदि महत्वपूर्ण आदिवासी संस्थान और आदिवासी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को इस क्लास में हम कवर करेंगे। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों की जनसांख्यिकीय विशेषताएं, डेमोग्राफिक फीचर ऑफ ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, है ना? कितनी है? 1,53,16,784 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है और देश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है? 13.57% है। इन चीजों को नोट करते जाइएगा। सबसे बड़ा आदिवासी समूह भील है। थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, यहाँ पर 8.6 हो जाएगा, 8.6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना? ये यहाँ पर नहीं होगा। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। सबसे बड़ा आदिवासी समूह हमारे यहाँ का भील है, जिसके बाद गोंड और कोल आते हैं। तो मतलब पहले स्थान पर कौन है आपका? पहले स्थान पर आपके आदिवासी में कौन आते हैं? वो आते हैं भील। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर गोंड और तीसरे नंबर पर कोल आते हैं। अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.2% रही है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर 50.6% है। प्रधान जनजाति गोंड की उप जनजाति है, इसको तो आप हाईलाइट में कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रधान जनजाति गोंड की ही उप जनजाति है, को सबसे साक्षर जनजाति माना जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना आपको मिलता है? 975 महिला प्रति 1000 पुरुष में। मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो उसमें आपके 975 जो है आपकी क्या है? फीमेल, मतलब आपकी महिला है ना? चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का प्रादेशिक वितरण अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। क्षेत्र, जनजाति और जिले में हमने इसको डिवाइड कर दिया है और अब आगे अपन देखते हैं। अगर हम बात करें साथियों उत्तर पूर्वी एमपी की, जैसे हमें 4 दिशाएं दी गई हैं, ये आपका उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, है ना? इस तरह मैप आप बना लें और मध्य प्रदेश को भी आप डिनोट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें यहाँ से बने ही ना। ये आपका मान लीजिए मध्य प्रदेश है। चलिए और आगे अपन बढ़े। तो यहाँ पर क्या है? उत्तर पूर्वी एमपी में, मतलब ये आपका उत्तर, ये आपका पूर्व, है ना? तो उत्तर और पूर्व में कोल, मड़िया, अगरिया, पनिका, खैरवार जनजाति आपको देखने को मिलती हैं और इनसे संबंधित जो जिले हैं जहाँ पर ये निवास करती हैं, आप देखेंगे शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना, मतलब इंडियन प्रदेश आप कह सकते हैं। खास तौर से इसमें उत्तर पूर्वी एमपी में यहाँ पर कोल, मड़िया, अगरिया, पनिका, खैरवार जनजाति निवासरत है, यह देखी जा सकती है। अगर हम बात करें दक्षिण एमपी की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? दक्षिण एमपी की। एक मिनट साथियों। तो दक्षिण आपका ये वाला पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि गोंड, भारिया, बैगा, मुड़िया, हलवा जनजाति है और मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद आदि जिलों में इनका निवास स्थान पाया जाता है। कौन सी जनजातियां हैं? गोंड, भारिया, बैगा, मड़िया और हलवा, ये दक्षिण एमपी में पाई जाती हैं। उनसे संबंधित जिले मंडला है, बालाघाट है, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद में ये पाई जाती हैं। तो अब चलते हैं अपन यहाँ पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पर आप जानते हैं अलीराजपुर और झाबुआ में भील, भिलाला जनजातियां पाई जाती हैं और खंडवा, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, धार, अलीराजपुर पर इनका जनसंख्या घनत्व अच्छा देखा जा सकता है ना? आप सभी जानते हैं विशेष रूप से ये अलीराजपुर और झाबुआ में ज्यादा है, और जिलों में कम है। फिर अगर हम मध्य भाग में देखें मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर गोंड और कोरकू जनजातियां निवासरत हैं। बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, रायसेन, यहाँ पर जो है आपके गोंड और कोरकू जनजाति मिल जाती है।
चलिए अब उत्तर और पश्चिम मतलब ये वाला जो भाग है आपका, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि उत्तर और पश्चिम एमपी में सहरिया जनजाति निवासरत है, यहाँ पाई जाती है। जो कि इसके संबंधित जिले हैं आपके कौन से हैं? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर। तो आप जैसे यहाँ पे कर सकते हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी। शिवपुरी के बाद आप देखेंगे टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, ये सब जिले आपके इसमें आप सहरिया जनजाति वाले मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जनजातियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भील जनजाति के बारे में देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जिसका मुख्य सकेंद्रीकरण प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़ में है। और यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये जनजाति पाई जाती है। और भील शब्द संस्कृत भाषा तथा भिल शब्द से बना हुआ है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील या बिल से आया है, जिसका अर्थ तीर होता है। भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में तथा खुले खुले बनाते हैं। भील अपने निवास स्थान को फालिया कहते हैं। ये एक ओवरव्यू आप जानते रहिए, फिर अपन शुरू करेंगे। जनजातियों में विवाह की अनेक प्रथाएं पाई जाती हैं भील जनजाति में, है ना। इनमें विवाह में अपहरण विवाह, कन्या का हरण करने वाला विवाह कहलाता है, जो बहुत प्रचलित है। और गोल गधेड़ो मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है, गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें लड़का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है, जबकि लड़कियां उसे रोकती हैं। इसे ही गोल गधेड़ो कहा जाता है। एक बांस होता है, काफी थोड़ा मोटा होता है, और ऊपर उसमें कुछ जो है तो पहुंचना होता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित भगोरिया हाट भीलों का प्रसिद्ध पर्व है, जो कि होली के अवसर पर एक हफ्ते आयोजित किया जाता है। इस बारे में भी आप ध्यान दीजिए। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। जैसा हमने भी एक ओवरव्यू जान लिया है, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बिल से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भील मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में भी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत में भी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन गोंड के बाद आती है भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भील जनजाति की जनसंख्या 46,18,068 है। कितनी है? 46,18,068 है, जो राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का 37.7% है। किसका है ये? भील का डाटा। चलिए वर्जियन देखते हैं। विद्वानों का मानना था कि भील की उत्पत्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से हुई मानी जाती है। भौगोलिक विवरण देखते हैं। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। भील जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी जिलों में केंद्रित है। उप जनजातियों में भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, राठिया, बेगास और रथियास आदि शामिल हैं। क्या नाम है? रथियास आदि शामिल है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ चीजों को आपको जानना इंपॉर्टेंट है भील जनजाति। देखिए क्या है कि अब मेरा ये प्रयास है कि आप कई किताबों को आप यूज ना करके केवल आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ही आपको समस्त किताबों का निचोड़ मिल जाएगा और आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। हमारा ये प्रयास है, तो उस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए और चीजों को अपन फैक्ट को जानते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। वास्तव में प्राचीन संस्कृत साहित्य में भील शब्द लगभग सभी वनवासी जातियों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, के लिए यूज होता था। सभी वनवासी जातियों जैसे निषाद, सबर आदि के लिए प्रयुक्त होता था। इनको हम क्या कहते थे? निषाद और सबर को निषाद और सबर को ही हम क्या कहते थे? वनवासी कहते थे, जो कि आपके इसके अंतर्गत आती थी। यह उस वर्ग विशेष के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड था, वनवासी, जो धनुष बाण से शिकार करके अपना पेट पालन करते थे, है ना। यही हम क्या कहते हैं? वनवासी कहते थे, और इन्हीं वनवासी को हम क्या कहने लगे? भील। तो इस प्रकार से इनको आप ध्यान दीजिएगा। इसका वर्णन आपको कहाँ मिलता है?
इसका वर्णन आपको संस्कृत साहित्य में मिल जाएगा। आप सब नोट करते जाइएगा। अच्छा, कर्नल जेम्स टोंड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। ये भी फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप जानिए। कर्नल जेम्स टोंड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। वनपुत्र कहा है भीलों को। किसको कहा है? भीलों को कर्नल जेम्स टोंड ने वनपुत्र कहा है। इसी प्रकार अगर आप देखें, डॉक्टर डी एन मजूमदार ने अपनी पुस्तक, एक तो इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है, पुस्तक का नाम अगर किसी बच्चों को पता हो तो जरूर बताएं, कमेंट में जल्दी से हमें बताएं। इतना समय नहीं देना है हमें, जल्दी बताएं फटाफट। अगर किसी को पता है तो आगे सामने आए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप लोग कंजूसी बिल्कुल मत किया करिए, तुरंत जो है आप, अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए। डॉक्टर डी एन मजूमदार, है ना, ने अपनी पुस्तक, क्या पुस्तक, रेसेज एंड कल्चर, कल्चरल ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है ना। रेसेज एंड कल्चरल ऑफ इंडिया, है ना, में भील जनजाति का संबंध प्राचीन निग्रिटो प्रजाति से बताया है। भील का संबंध किससे बताया है? भील का संबंध आपका इस किताब में प्राचीन निग्रिटो, प्राचीन नेग्रिटो जनजाति से बताया है। भील जनजाति में परिवार प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक पाया जाता है। ये जनजाति भी संयुक्त परिवार में रहना पसंद करती है। भील जनजाति एक योद्धा जनजाति के रूप में जानी जाती है। कैसी जनजाति? एक योद्धा, वॉरियर जनजाति के रूप में जानी जाती है। भील जनजाति के लोग परंपरागत रूप से बहुत अच्छे तीरंदाज माने जाते हैं। कैसे क्या माने जाते हैं? बहुत अच्छे तीरंदाज, जो धनुष बाण को चलाना जानते हैं। लेकिन ये गुलेल और गोफन से भी सटीक निशाना लगाने में माहिर होते हैं। इसकी बात कर रहे हैं अपन, गुलेल और गोफन से भी सटीक निशाना लगाने के लिए काबिल होते हैं, माहिर होते हैं, है ना। इसके अलावा टॉलमी ने जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, भीलों को क्या कहा है? फिलाइट कहा है। फिलाइट, भीलों को फिलाइट कहा है। एक फैक्ट को और जान लेते हैं, इस जनजाति से संबंधित है जो। इस जनजाति का प्रसिद्ध चित्र होता है आपका पिथौरा। आप सभी इसके बारे में अवगत होंगे, जो लोग इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पिथौरा चित्रकला से वो अवगत होंगे। यदि नहीं है तो उनके लिए मैं अभी आपको बताए दे रहा हूं, आप इसको देखें एक बार। इस जनजाति का प्रसिद्ध चित्र क्या है? पिथौरा। क्या है? ये चित्र है। और श्री पेमा फाल्या, पेमा फाल्या महोदय इस चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार हैं तथा कुछ ही छिपा शिल्प के भी मुख्य कलाकार हैं। एक तो ये पिथौरा हो गया और दूसरा हो गया आपका कुछ ही छिपा शिल्प। इन दोनों के ये महान कलाकार हैं, पेमा फाल्या, पिथौरा और कुछ ही छिपा शिल्प। इसके लिए इन्हें 1987 में क्या दिया गया था? कौन सा अवार्ड दिया गया था? शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। शिखर सम्मान। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा। वो क्वेश्चन ये है कि इनके अलावा हाल ही में इन्हें कौन सा अवार्ड, पुरस्कार दिया गया है पेमा फाल्या जी को? आप हमें कमेंट के द्वारा बताइए, है ना। ये आपको बताना ही है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताना, केवल पढ़ लेना है।
तभी आपकी जानकारी हमारे तक पहुँच पाएगी कि आप कहाँ पर हैं, उसके अनुसार हम आपको आंसर प्रोवाइड करवाएँगे। अच्छा, पिथौरा भित्ति चित्र एक आनुष्ठानिक चित्रकर्म है, जिसमें घोड़ों का चित्रांकन मुख्य रूप से होता है। तो अनुष्ठानिक चित्रकर्म है, घोड़ों का चित्रांकन मुख्य रूप से होता है। इसके चित्रकार को लिखंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखंदर कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं अपना टॉपिक। अब हम कल्चर के बारे में बात करते हैं भील जनजाति की। बोली इनकी होती है भीली संस्कृति। राजस्थानी और मराठी से भी प्रभावित इनकी बोली होती है ना? अगर हम घर बात करें तो भीलों के घरों के समूह को, जैसे मैंने बताया था, फालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फालिया कहा जाता है। त्योहार, यहाँ पे आप जानते हैं गोल गधेड़ो हो गया, भगोरिया हो गया, नवाई, चलवानी, जातरा, हिंदू त्योहार ये मुख्य रूप से सब मनाते हैं। और अब हम बोली देख चुके हैं, घर देख चुके हैं और त्योहार देख चुके हैं। अब विवाह जो पद्धतियां इनके अंदर प्रचलित है वो हम बात करते हैं। अपहरण विवाह है, भाई भाई, नटरा, घर जमाई, दुल्हन की कीमत, जिसे हम देपा सिस्टम आदि के नाम से जानते हैं। अब हम पोशाक के बारे में बात करते हैं। परंपरागत रूप से पुरुष पगड़ी, अंगरखा, मतलब अंगरखा को हम कुर्ता के रूप में जानते हैं ना। पगड़ी को आप जानते हैं, पगड़ी जो ऊपर सिर में बांधी जाती है। अंगरखा मतलब कुर्ता, धोती मतलब गमछा पहनते हैं। महिलाएं साड़ी, चोली और घाघरा आदि पहनती है। लोक चित्रकला की अपन बात कर चुके हैं। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति की विश्व प्रसिद्ध लोक चित्रकला है और पेमा फालिया भूरीबाई प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अब आपको ये बताना है भूरीबाई को अभी हाल ही में कौन सा हाल ही के विगत वर्षों में कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है, हमें जरूर बताइए। और पेमा फालिया को ये हमें आप कमेंट के द्वारा बताइए। अच्छा साथियों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो इस सेशन को लाइक जरूर करें, ताकि जो है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इनके द्वारा शराब का भी सेवन किया जाता है, जिसे ताड़ी के नाम से जाना जाता है। ताड़ वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उससे ये बनाया जाता है, इसलिए ताड़ी के नाम से जाना जाता है। ये शराब का सेवन करते हैं। नृत्य में आप जानते हैं कि भगोरिया, दोहा, बड़वा, घूमर, गौरी आदि नृत्य करते हैं। संगीत में आप जानते हैं ये गाना वगैरह गाते हैं। इसके अलावा बांसुरी भी बजाते हैं, माहिर होते हैं बल्कि बांसुरी बजाने में। भगोरिया जो महोत्सव है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कार्तिक के महीने में होली के त्योहार से 8 दिन पहले, है ना, 8 दिन पहले आयोजित किया जाने वाला उत्सव आपका भगोरिया है। यह ज्यादातर पश्चिमी मालवा निमाड़ के क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से परंपरा के अनुसार आदिवासी युवा एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और साथ में भाग जाते हैं। यह युगल तब तक वापस नहीं आता जब तक कि उनके परिवार उनकी शादी के लिए राजी नहीं हो जाते हैं। धार्मिक विशेषता के बारे में अपन बात करते हैं। प्रमुख देवता शीतला देवी, अंबिका माता, बैराग, महादेव, लक्ष्मण देव, राजपंथा इनके प्रमुख देवता हैं। धर्म, 90% से अधिक भील हिंदू धर्म का पालन करने वाले हैं। वे भील जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं उन्हें तड़वी भील कहा जाता है ना। जिन लोगों ने इस्लाम को मानने लगे हैं उनको हम तड़वी भील कहते हैं। धनुष की भी पूजा यहाँ पर की जाती है। आर्थिक विशेषताओं के बारे में अपन जानते हैं। भील आमतौर पर अपनी आजीविका के लिए कृषि, आप जानते हैं क्योंकि ये वनवासी हैं, वन उपज संग्रह इनको बेचकर, है ना, और दैनिक मजदूरी कर कर आर्थिकी मतलब पैसा जुटाते हैं। जो प्रमुख जनजाति है भील, इनके बारे में हमने एक ओवरव्यू तो जान ही लिया है। इसके अलावा भी कुछ चीजों को अपन देखेंगे यहाँ पर। तो हमने इनके शारीरिक संरचना के बारे में बात करनी है। शारीरिक संरचना कैसे होते हैं? कद छोटा होता है ना, मतलब कहना चाहिए नाटा। रंग कैसा होता है? रंग इनका होता है काला। तथा हष्ट पुष्ट होते हैं। तथा हष्ट पुष्ट होते हैं। बाल गहरे काले होते हैं। बाल गहरे काले, घुंघराले,
बाल होते हैं। और नाक कैसी होती है? नाक इनकी चपटी होती है। ये आपका हो जाता है शारीरिक संरचना। मतलब कद छोटा, जैसे हम नाटा जानते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। अप्रॉक्स ये 5 से मान लीजिए हाँ, 4 से लेके 5 फीट तक आप मान लीजिए। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। रंग काला होता है, मेन रूप से हष्ट-पुष्ट होते हैं, बली होते हैं, बाल गहरे, काले, घुंघराले होते हैं और नाक चपटी होती है। ये इनकी शारीरिक संरचना कहलाती है। ऐसे ये पाए जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में हम एक चीज़ को यहाँ पर देखेंगे कि समाज जो है आपका पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक है ना? पितृसत्तात्मक। आजीविका के लिए हमने आपसे बात की, कृषि के लिए, कृषि उपजों के लिए ये उस पर ये डिपेंड करते हैं। पंचायत का मुखिया कौन होता है? पंचायत का मुखिया। तो पंचायत का मुखिया कोटवार को कहा जाता है। कोटवार जो होता है पंचायत का मुखिया होता है। पवित्र व्यक्ति कौन होते हैं? पवित्र व्यक्ति कौन होते हैं? भगत, बदवो, बदवो और माधवी, ये पवित्र व्यक्ति होते हैं, है ना? और उपजातियों के बारे में हमने बताया, भिलाला, पटालिया या रथियास, पटलिया, बरेला, बैगास, भीली और उमड़ी, ये इनकी जनजातियां हैं। चलिए, भील अपने मकानों को कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कू कहते हैं। भील अपने मकानों को क्या कहते हैं साथियों? कू कहते हैं। और इनका गांव पाल कहलाता है। और इनका गांव पाल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है? गांव। गांव कहलाता है पाल, मकानों को कू कहते हैं भीलों के। गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। यहाँ पंचायत के मुखिया क्या कहा जाता है? कोटवार। और गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। भीलों का प्रिय संबोधन मामा है। भीलों का प्रिय संबोधन मामा है ना? माता का भाई मामा। भिलाला जनजाति की स्थिति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि ये स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। तो एक चीज आप और जानिए कि भिलाला जनजाति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और ये महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं, है ना? तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अभी हमने एक चीज आपको बताई थी कि भीलों के मुस्लिम वर्ग को तड़वी भील कहा जाता है, जिन्होंने इस्लाम धर्म को मानना शुरू कर दिया था या इनको परिवर्तित कराया गया था, है ना? तो ये आगर, शाजापुर तथा गुना में रहते हैं। तड़वी जो भील हैं आपके, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है तड़वी भील के बारे में। तो इनका निवास स्थान कहाँ है? मुख्य रूप से आगर, शाजापुर और गुना इत्यादि में ये पाए जाते हैं। और ये अत्यंत दुर्बल जनजाति, तड़वी भील को क्या कहा जाता है? अत्यंत दुर्बल जनजाति कहा जाता है। जनजाति कहा जाता है। भील जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा पाई जाती है, परंतु सुरमादास और गोविंद गिरी आंदोलन के कारण यह प्रथा काफी कम हो गई है। भीलों में विधवा विवाह भी प्रचलित है। विवाह की जो पद्धतियां हैं, है ना, कि इस देखिए, जो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभी हमने आपको टॉपिक विवाह वाला जो पढ़ाया है, अगर उसमें डिटेलिंग आ जाती है तब आप उसमें लिख पाए। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को जानें कि वधु मूल्य की प्रथा पाई जाती है। सुरमादास और गोविंद गिरी आंदोलन आंदोलन के कारण, मूवमेंट के कारण यह प्रथा काफी कम हो गई है। भीलों में विधवा विवाह भी
प्रचलित है। अच्छा, भीलों में टंटिया भील, भीमा नायक एवं रघुनाथ मंडलोई आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में संघर्ष किया था और इससे क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है। तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा कि भीलों में टंटिया भील, भीमा नायक, रघुनाथ मंडलोई आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में संघर्ष किया था। ठीक है? अच्छा, ताड़ी नामक जो शराब होती है, इसका जो सेवन ये कब करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु में ये ताड़ी नामक मद्य पेय का मतलब शराब का सेवन करते हैं। भील स्त्रियां शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। भील जनजाति को विश्व की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति भी माना जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। कि भील जनजाति विश्व में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है और यह जनजाति वनोपज संग्रह, बकरी, गाय, मुर्गी पालन, शिकार एवं शहरों में मजदूरी करती है ना? ये मैंने आपको बताया था, कुछ चीजें ऐड कर दी है। और ये वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि को पाती है, जिसे चिमाता कहा जाता है। ये ददिया कृषि भी करते हैं। भील जनजाति के लोग पूर्वजों की आत्माओं, जादू टोने, तंत्र विद्या आदि पर विश्वास करते हैं। इसमें से एक पॉइंट जो ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, बताने योग्य है, वो ये है कि वनों की भूमि को काटकर वनों की भूमि को काटकर कृषि योग्य भूमि पाते हैं, जिसे चिमाता कहा जाता है ना? ये दजिया कृषि भी करते हैं। ये दजिया कृषि भी करते हैं। चलिए, अच्छा, ये जादू टोने, पूर्वजों की आत्माओं, तंत्र विद्या आदि पर भी विश्वास करते हैं। तो भील जनजाति के बारे में हमने काफी कुछ चीजों को यहाँ पर जाना है। तो इन सब चीजों को आप यहाँ पर लिखते जाइएगा। आप ये बताइए कि साथीदार अभियान कब और किस लिए चलाया गया था? इसे आप किस लिए चलाया गया, इसको आप हमें बताएं। ये आपके लिए होमवर्क है, मान लीजिए इसको आपको करना ही है कि साथीदार अभियान कब और किस लिए चलाया गया था। तो ये आप हमको बता सकते हैं 2 नंबर पर, 5 नंबर पर आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आपको एक चीज को ध्यान देना है कि व्हाट्सएप नंबर है संस्था का, इस पे किसी से मेरी बात नहीं होगी। पर जब आप कभी भी, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये जो नंबर है ये आपका हमेशा संस्थान पे रहता है। जो लोग वहां पर हमेशा जो है आपसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? व्हाट्सएप के थ्रू ही मिलेंगे, कंप्यूटर पर जो एसएमएस आता है। तो प्लीज इस पे कॉल मत करिएगा। इस पे आप जो है अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, क्वेश्चन किया है, साथीदार अभियान कब और किस लिए चलाया गया है, 2 और 5 नंबर पर इसको आप लिख कर हमें आप कैमरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैमरे से पहले आप फोटो खींचेंगे, फिर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपको जांच की आपकी कॉपी आपसे प्रोवाइड करवा देंगे। इस प्रकार से हमारा जो है आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल को अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है टॉपर बाबा सिविल एकेडमी। और इस हमारे वाईटी चैनल से जुड़ सकते हैं आप। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जो है आप हमारे ऐप में, गूगल ऐप में जाकर तैयारी कर सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं। साथ में
अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में हमें आप ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइए। जो भी और इम्प्रूवमेंट करने लायक होगा, वो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो आपको चीज़ समझ में ना आई हो, उसे आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर एक थम्स अप बनता है। धन्यवाद साथियों। ध्यान दीजिएगा, हमारी नेक्स्ट क्लास जो है, वो कब होगी? कल होगी और उसका समय भी हमारा यही रहेगा। मतलब 9 से लेके 10 बजे तक में आपको अब डेली जो है एमपी की क्लास होने वाली है। आप सभी उस टाइम पर अवेलेबल हों और अधिक से अधिक इस क्लास का लाभ उठाएँ, अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ें, बच्चों को जोड़ें, सबका इसमें लाभ हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो मध्य प्रदेश की क्लास आपको सवेरे 9 बजे एएम पर आपको हमेशा मिलेगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये क्लास जो है आपकी घंटा, डेढ़ घंटे में हम आपको अच्छे तरीके से जो है व्यवस्थित रूप से आपको डेली पढ़ाएँ। ये क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? इसमें आपको कोई भी अतिरिक्त आपको रुपए नहीं देना है। इसके अलावा साथियों, आपको कोई भी चीज़ें आज की क्लास में समझ में ना आई हो, आदिवासी जनजातियों के बारे में जो हमने बताई है, तो वो आप हमें कमेंट के द्वारा या हमारे व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति को हमने आज कवर कर लिया है। कल हम गोंड जनजाति के बारे में देखेंगे। नमस्कार साथियों।